हेलो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज आपके मनीष व्यास चैप्टर फर्स्ट को अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। एक एक पॉइंट को अच्छे से देखिएगा। जो जो जरूरी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वो मैं बीच बीच में बताते चलूंगा कि ये टॉपिक याद करना है। बाकी सारे टॉपिक को आपको केवल समझते जाना है, क्योंकि मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो पूरे बोर्ड लेवल के सारे कंटेंट को दे देता हूँ। मतलब आपके सिलेबस में जितना सारा चीज है, चैप्टर फर्स्ट में जितना सारा चीज है आपके बुक में, वो सब चीज मैं कवर कराऊंगा। बस ईमानदारी से, होनेस्टी से, अच्छे तरीके से देखते हुए चलिएगा। तो एक एक चीज को काफी बाकायदा अच्छे तरीके से खत्म करने वाले हैं। तो आइए, सबसे पहला चैप्टर का नाम है मानव भूगोल। ऐसे तो प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे और उसके विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन चैप्टर का नाम मानव भूगोल आप याद रख लो, कहोगे ठीक है। इसमें हमें सबसे पहले जानना है, देखो चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले जानना है कि एक्चुअल में भूगोल क्या है। भूगोल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। भूगोल यानी जियोग्राफी के फादर कौन है, भूगोल के पिता किन्हें कहा जाता है, भूगोल के जनक किन्हें कहा जाता है। तो हर टॉपिक को कवर कराऊंगा जिससे आपका पूरा नॉलेज हो जाएगा। तो ध्यान से एक एक पॉइंट को देखिएगा। जियोग्राफी जो शब्द है ना मेरे भाई, वास्तव में प्राचीन ग्रीक भाषा के जियोग्राफिया से लिया गया है। मतलब ये जो जियोग्राफी आप पढ़ रहे हो, एक किससे लिया गया है, तो जियोग्राफिया से लिया गया है। किससे लिया गया है, तो कहोगे जियोग्राफिया से लिया गया है। और जो जियोग्राफिया है ये एक ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है, एक ग्रीक शब्द है। कहोगे ठीक है, हमें याद हो गया सर। इसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, यानी जियोग्राफी जो आप देख रहे हो इसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। ग्राफिया या ग्राफोस का अर्थ होता है लिखना या वर्णन करना। मतलब जब हम पृथ्वी के बारे में वर्णन करते हैं तो उसी को जियोग्राफी कहा जाता है। जियो मतलब पृथ्वी, ग्राफिया का मतलब वर्णन करना। मतलब पृथ्वी के बारे में वर्णन करना, पृथ्वी के बारे में जो चीज बताता है वो क्या है, जियोग्राफी है। इस प्रकार भूगोल का अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना हो गया, मतलब पृथ्वी के बारे में बताना। भूगोल शब्द का सबसे पहले उपयोग एक यूनानी विद्वान एरेटोस्थनीज ने किया था। कोई पूछेगा ये जियोग्राफी है, और जो जियोग्राफी शब्द है इसको सबसे पहले किसने बोला, तो जियोग्राफी को सबसे पहले बोलने वाले व्यक्ति का नाम था इरेटोस्थनीज। क्या नाम था, इरेटोस्थनीज नाम था, याद रख लेना। इरेटोस्थनीज ने सबसे पहली बार जियोग्राफी शब्द को बोला था। ठीक है। इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक यानी फादर ऑफ जियोग्राफी माना जाता है। यानी ये जो इरेटोस्थनीज हैं जिन्होंने जियोग्राफी शब्द को पहली बार बोला था, इन्हीं को पिता कहा जाता है जियोग्राफी का। आधुनिक मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रिडजेल को माना जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, तो फ्रेडरिक रिडजेल, एक नाम याद रख लेना। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, फ्रेडरिक रिडजेल। जियोग्राफी के जनक कौन है, पिता कौन है, इरेटोस्थनीज। जियोग्राफी शब्द को सबसे पहली बार किसने बोला, इरेटोस्थनीज ने। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, फ्रेडरिक रिडजेल। तो हर चीज याद हो गया होगा। जैसे जो जियोग्राफी है, ध्यान से समझो। कहोगे जियो का मतलब होता है सर पृथ्वी, ग्राफिया या ग्राफोस, ये जो दो शब्द है इसका मतलब होता है वर्णन करना, यानी पृथ्वी के बारे में वर्णन करना, वही जियोग्राफी कहलाता है। कहोगे ठीक है। जियोग्राफी किससे बना है, कौन शब्द से, तो जियोग्राफिया से बना है। जियोग्राफिया शब्द से बना है। और एक कैसा शब्द है, ग्रीक शब्द है। यह कैसा शब्द है, ग्रीक शब्द है। कहोगे मजा आ रहा है सर। ठीक है। अब जियोग्राफी के पिता अगर पूछ देगा कि कौन है, ध्यान से समझो। तो जियोग्राफी के पिता किन्हें कहा जाता है, तो जियोग्राफी के पिता कहा जाता है इरेटोस्थनीज को। इरेटोस्थनीज को। और इन्होंने सबसे पहली बार शब्द का उच्चारण किया था, मतलब बोला था। कौन से शब्द, जियोग्राफी। ठीक है, अच्छे तरीके से समझ में आपको आ गया होगा। और एक और चीज मैंने बताया था, आधुनिक मानव भूगोल के जनक तो फ्रेडरिक रिडजेल।
कहोगे हमें इतना याद हो गया सर। बहुत प्यार से आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, एक एक चीज याद कराते हुए चलूंगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान तक जाएगा लाडलो। ठीक है। और मैंने एक शेर लिखा था आप सभी के नाम कि हाँ, ध्यान से सुनोगे तो आपको मजा आ जाएगा भाई साहब। ठीक है, देखिए मैंने एक शेर लिखा है। कैसा शेर लिखा है? सफर तो सुबह से शाम करते हैं हम, सफर तो सुबह से शाम करते हैं हम, घूमते घूमते तुम्हें ही याद करते हैं हम, यूं ही लफ्ज मेरे कुछ और होते हैं, पर यही पर यकीन मानो हर पल याद करते हैं, पर यकीन मानो हर पल याद करते हैं। तो एक शेर था जो कि काफ़ी प्यारा था, और ऐसे मैं आपको बीच बीच में थोड़ा सा एंटरटेन करूंगा। अगला जो हमारा टॉपिक है, करग हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस्ट प्रीडियस में पृथ्वी का विस्तार से यानी पूरी तरह से वर्णन किया है। याद रखना, पृथ्वी के बारे में कौन पूरे तरीके से वर्णन किया है? हिकेटियस नामक व्यक्ति ने। ठीक है, कौन नामक व्यक्ति ने? तो जो हिकेटियस है, इसने पृथ्वी के बारे में पूरे तरीके से बताया है अपने एक किताब में, जिसका नाम है जस्ट प्रीडियस। तो अगर पूछेगा कि जस्ट प्रीडियस के लेखक कौन है, तो हिकेटियस। कौन है? हिकेटियस। ऑब्जेक्टिव में पूछता है या हिकेटियस कौन पुस्तक के रचयिता है, तो जस्ट प्रीडियस के। पृथ्वी के बारे में पूरे तरीके से कौन किताब में बताया गया है, तो जस्ट प्रीडियस में। कहोगे ठीक है। भूगोल, ध्यान से देखना, भूगोल क्या है? भूगोल सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है, मतलब सोशल साइंस। आप 10th में पढ़ रहे थे ना, सोशल साइंस यानी समाज विज्ञान, जिसमें 4 गो हिस्सा था। आप अर्थशास्त्र पढ़ रहे थे, इतिहास पढ़ रहे थे, भूगोल पढ़ रहे थे, राजनीति शास्त्र पढ़ रहे थे। कहोगे हाँ हाँ सर याद आ रहा है। तो भूगोल भी एक इसी का पार्ट है, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का ही पार्ट है, एक शाखा है, जिसमें पृथ्वी के स्वरूप यानी कि हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। तो पृथ्वी किस किस रूप में है? पहाड़ के रूप में है, समुद्र, मैदान, नदी आदि के रूप में है। कहोगे हाँ जी सर। और प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि प्रकृति के जो भी संसाधन है या साधन कह सकते हो, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। किसमें? भूगोल में। यानी सिंपल भाषा में कहे तो भूगोल एक है ना, किसका? सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का एक शाखा है, जिसमें हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। यानी पृथ्वी से जुड़ा हुआ जो भी चीज होता है, पहाड़, नदी, झरने, मैदान, इन सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसके साथ यह भी देखा जाता है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच किस प्रकार के संबंध है। यानी भूगोल में ही देखा जाता है कि मनुष्य के और प्रकृति, इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है, भूगोल ही हमें बताता है लाडलोस। कौन बताता है? भूगोल ही हमें बताता है। तो एक बार बताओ, क्या बातें सारी समझ में आ गई? अब हमारा एक और छोटा सा मतलब जानकारी हमें लेना है कि पठार क्या होता है। वैसे तो आपको पता है कि ये भूमि हो गया, इस पे कोई टीले जैसा खड़ा होता है तो उसको पठार कहते हैं। जैसे ये धरती हो गया, इस पे एक ऐसा दिख रहा है, आपका प्लेटी हो गया, एक पठार हो गया। ठीक है, समुद्री तट के पास ज्यादा ऐसी सी पठारें होती हैं। कहोगे हाँ जी सर। तो पठार वह ऊंचा और समतल भूभाग होता है, मतलब धरती के ऊपर एक ऐसा भाग होता है। ठीक है, बस इतना याद रख लेना कि प्लेटिव पठार क्या होता है, तो समतल यानी कि धरती जो हो गई सपाट, उसके ऊपर का भाग होता है। अब एक छोटा सा यहाँ पर टॉपिक है कि भूगोल वह अध्ययन है, मतलब भूगोल के बारे में हम ऐसा पढ़ते हैं जिसमें हम पृथ्वी और मनुष्य के बीच के संबंधों को समझते हैं। यानी भूगोल में हम मनुष्य और प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं, मनुष्य और प्रकृति के बीच में कैसा संबंध है उनके बारे में पढ़ते हैं। कहोगे हाँ 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 सर, समझ में तो आ गया है। अच्छा, भूगोल की 2 शाखाएं हैं, कौन कौन सी? तो एक है भौतिक भूगोल, जिसको फिजिकल जियोग्राफी कहा जाता है, और एक है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में आपको पता है ना क्या क्या हम पढ़ेंगे? पहाड़, नदी, झरना, मतलब नेचर, प्रकृति के बारे में हम भौतिक भूगोल में पढ़ेंगे। मानव भूगोल में हम क्या पढ़ेंगे? मानव कैसा है, मानव कहाँ रहता है, मानव ने किस तरह घर बनाया है, कैसे अपने जीवन को सरल बना रहा है, मानव क्या इस्तेमाल करता है, खेती करता है, मानव ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन का इस्तेमाल करता है, कहीं आ जाने के लिए गाड़ी घोड़ा का इस्तेमाल करता है। तो हम मनुष्य के बारे में मानव भूगोल में पढ़ेंगे, और प्रकृति के बारे में हम भौतिक भूगोल में पढ़ेंगे। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं लाडलो भौतिक भूगोल को। किसे पढ़ने वाले हैं? भौतिक भूगोल को। इसमें धरती की वो चीजें पढ़ी जाती हैं जो प्रकृति से बनाई है, मतलब प्रकृति से धरती पर जो भी चीज बना हुआ है, धरती के ऊपर जो भी चीज प्राकृतिक का देन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे भौतिक भूगोल में। जैसे पहाड़, नदी, मिट्टी, जल, मौसम, महासागर, महाद्वीप, हवा, पानी आदि।
ये सब एक नेचर का पार्ट है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे भौतिक भूगोल में। मैंने फिगर भी दे दिया है, पहाड़ है, नदी है, झरने हैं। कहोगे हाँ जी सर। मानव भूगोल आपको पता है, मानव से संबंधित, तो आप पढ़ लेते हैं। इसमें वे चीजें पढ़ी जाती है जो इंसान ने बनाई है, जहाँ इंसान रहता है, जैसे गांव, शहर, मकान, सड़क, रेल लाइन, कारखाने, खेती बाड़ी और बाजार, ये सब मनुष्य ने बनाया है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं मानव भूगोल में। मानव भूगोल की शुरुआत उद्धव यानी 18वीं शताब्दी से माना जाता है। मतलब 18वीं शताब्दी से मनुष्य ने रहना अच्छे तरीके से, सड़कें बनाना, व्यापार करना, खाना बनाना, ये सब चीज़ों का निर्माण अच्छे तरीके से उन्होंने कर डाला। सड़क का वाहन वाहन बनाने लगे। तो 18वीं शताब्दी से मनुष्य का ग्रोथ है हम लोगों के नज़र में है, मतलब हम लोग जानते हैं उनकी जो ग्रोथ है वो माना जाता है। आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक रेडजेल को माना जाता है। ऊपर हमने याद करा था, आधुनिक मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेडजेल है। कहोगे हाँ जी सर। यह जर्मनी के व्यक्ति थे। अगर पूछेगा कि फ्रेडरिक रेडजेल कहाँ के व्यक्ति हैं, तो जर्मनी व्यक्ति हैं, मतलब जर्मन के थे। अच्छे से ऑब्जेक्टिव में याद रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में अच्छे से याद रहना चाहिए। तो फ्रेडरिक रेडजेल जर्मन के थे, एक भूगोलवेता थे, मतलब ज्योग्राफी इंसान थे। यह जर्मनी के व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले समझाया कि मनुष्य अपने आसपास की स्थिति परिस्थिति को देखकर अपनी जिंदगी ढालता है। मतलब इन्होंने ही बताया था, फ्रेडरिक रेडजेल ने ही, है ना, कि मनुष्य कैसे जिंदगी को जीता है, अपनी जिंदगी को कैसे ढालता है। मतलब जहाँ पानी और उपजाऊ जमीन होती है वहीं लोग गांव और शहर बसाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जहाँ इंसान खेती कर सकता है, उपजाऊ जमीन रहेगी तहीं तो, और पानी की व्यवस्था रहेगी तो वहाँ इंसान अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा स्टेबल देख पाता है। हाँ, मेरी ज़िंदगी यहाँ अच्छे तरीके से कटेगी, है ना, मैं खेती बाड़ी सब कर सकता हूँ। तो वहाँ पर आबादी ज़्यादा होती है जहाँ पानी और कृषि यानी कि अच्छे मिट्टी उपजाऊ उपजाऊ हो। कहोगे हाँ सर, हम समझ रहे हैं आपकी फीलिंग, आई गॉट योर फीलिंग सर, राइट। चलो कोई नहीं, भूगोल की विशेषताएं कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं मेरे भाई, बहुत प्यारा सा एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे नए होंगे या आपके दोस्त होंगे तो बता देना। 100 बैच में हमारा ऑफर चल रहा है जिसमें ऑल सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाते हैं। 699 में आपको मिल जाएगा अच्छे तरीके से। और ये नंबर दे देता हूँ, हेल्पलाइन नंबर। वैसे आप ऐप पे जाके खरीदना, नहीं खरीदने आएगा तब इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करना, ठीक है, आपको मिल जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते, ले नहीं पाते हैं, तो कहते हैं कि सर VVI PDF दे दो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज, कि यहाँ से हमारा सारा क्वेश्चन लड़ जाए। तो हमको 299 में ऐप पे आपको मिल जाएगा, या व्हाट्सएप करोगे तो मिल जाएगा। एक एक विषय आप पढ़ सकते हो हम लोगों से। 199 रुपये में एक एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, और उसमें सारी चीज़ें आपको मिलती है। टेंशन मत लो, पूरे साल के लिए, एग्जाम तक के लिए तो मचा सकते हो। अच्छे तरीके से जाओ, डिस्क्रिप्शन में ऐप मिलेगा। एक विकल्प हमारे ऐप का नाम है, वैसे तो मेरे टी शर्ट पे भी आपको दिख रहा है, ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ ऐप एंड यूट्यूब चैनल। कहोगे ठीक है सर। चलो आ जाओ। तो अब भूगोल के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। अब हम भूगोल की विशेषताओं को जानेंगे मेरे प्यारे सखा, ध्यान से देखना। भूगोल मुख्य रूप से भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल यानी दो भागों में विभक्त है या आधारित है। दोनों हम लोगों ने समझ लिया क्या है। एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल समाकलनात्मक यानी जोड़कर देखने वाला, अनुभव आधारित तथा व्यवहारिक विषय माना जाता है। यानी कि एक अध्ययन क्षेत्र में अगर आप पढ़ रहे हो तो भूगोल क्या माना जाता है, समाकलनात्मक। इस शब्द का मतलब होता है किसी भी चीज को जोड़कर, है ना, और इंसान अनुभव करता है। तो जैसे मानव को और प्रकृति को दोनों को जोड़कर इंसान अनुभव करता है, उनके बारे में जानता है। तो भूगोल समाकलनात्मक है, यानी मनुष्य को पृथ्वी को जोड़ता है। कहोगे ठीक है सर। समाकलनात्मक का मतलब होता है कि जोड़कर एक संबंध को देखना। ये होता है मतलब जियोग्राफी में, हिस्ट्री में पढ़ोगे तो किसी भी चीज को सही करके सामने लाना, वो समाकलनात्मक होता है, तो भूलना मत, ठीक है। चलो आगे आते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था अच्छे तरीके से। देखो, भूगोल समाकलनात्मक यानी कि समाकलनात्मक कैसे है। भूगोल प्रकृति और मनुष्य को एक साथ जोड़कर देखता है, यानी मनुष्य और प्रकृति दोनों को जोड़कर बताता है, इसीलिए भूगोल को समाकलनात्मक कहा गया है। नदी के किनारे शहर बसते हैं क्योंकि वहां पानी और उपजाऊ जमीन होती है। मतलब व्यक्ति और नगर, नदी, शहर, इन सबको जोड़ दिया आपस में, प्रकृति और मनुष्य को जोड़ दिया। कहोगे ठीक है, हमें समझ में आ गया। भूगोल ना व्यवहारिक भी होता है। भूगोल व्यवहारिक भी होता है। कैसे? भूगोल का उपयोग रोजमर्रा की जिंदगी में होता है। रोजमर्रा के, जैसे हम हैं और हम अपनी जिंदगी में भूगोल का इस्तेमाल करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, रोड का इस्तेमाल करते हैं। ये सब नेचर का पार्ट है, जाके हम पेड़ पौधे तक बैठते हैं,
हम कहीं ना कहीं नेचर से हमारा जिंदगी बहुत सरल है, बहुत आसान है, बहुत सुशील हो गया है। कहोगे ठीक है सर। किसान मौसम देखकर भी खेती करता है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से दोनों जुड़ा हुआ है। तो मौसम व्यवहारिक है ना, कि कब धान की खेती करनी है, कब गेहूं की खेती करनी है, मक्या कब लगाना है, आलू कब बोना है, लौकी भंटा गोभी कब लगाना है, तो मौसम के अकॉर्डिंग ही तो सारे के सारे किसान खेती कर पाते हैं ना बाबू। तो इसलिए भूगोल को व्यवहारिक कहा गया है। ठीक है। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी लोगों और पर्यावरण के बीच आपसी संबंध का सबसे महत्वपूर्ण कारण है या कारक है। कहोगे ठीक है। उदाहरण, पहले लोग नदी के पास बसते थे, पहले के जमाने में चले जाओ, आज से 50 साल पहले, 30 साल पहले चले जाओ ना खाली, तो पहले लोग नदियों के पास ज्यादा बसते थे क्योंकि पानी की जरूरत होती थी। पहले बोरिंग नहीं होता था, चापाकल नहीं होता था, ट्यूबवेल नहीं होता था, समरसेबल नहीं होते थे। घर में आप मटर चालू कर देते हो, पानी आपको मिल जा रहा है, पहले ये सब चीजें नहीं थी। तो लोग नदियों के किनारे बसते थे। आज ट्यूबवेल है, मतलब हैंडपंप आ गया है, बोरिंग आ गया है, धंसा लेते हो, चापाकल गला लेते हो, है ना। पाइपलाइन से पानी कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। पहले गर्म इलाके में रहना मुश्किल था, लेकिन आजकल इंसान गर्म इलाके में भी रह लेता है। उसका भी मतलब टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है इंसान, टेक्नोलॉजी का। एंड कहीं पर भी जिंदगी को सरल बना रहे हैं, है ना। कहोगे ठीक है सर। देखो, जैसे पहले आदमी गर्म जगह पे नहीं रह सकता था, लेकिन आज एसी और कूलर यहाँ संभव हो गया है, लगा के तो आदमी रह लेता है। यानी तकनीकी तय करती है कि इंसान प्रकृति के साथ कैसे तालमेल बैठाता है। कहोगे ठीक है। देखो, यहाँ पर भी मैंने आसान भाषा में लिखा है, रेगिस्तान में खेती मुश्किल थी पहले, पहाड़ों में यात्रा कठिन था पहले, बहुत ठंड में रहना मुश्किल था पहले, लेकिन अब इंसान ठंड में रह लेता है, हीटर लगा लेता है गर्मी वाला। पहाड़ों में यात्रा कठिन था पहले, लेकिन अब इंसान गाड़ी घोड़ा चढ़ा ले रहा है, रोड बना लिया है, ठीक है, उड़ के चल जा रहा है। रेगिस्तान में खेती बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी, मतलब बालू वाला जगह पे, लेकिन वहां पर भी खेती इंसान कर ले रहा है। ट्यूबवेल धंसा ले रहा है, पाइपलाइन बिछा ले रहा है, रोज पटा रहा है ना। अब अलग अलग टेक्नोलॉजी आ गई है। अब ड्रिप सिंचाई से रेगिस्तान में भी खेती हो जाती है। ड्रिप सिंचाई जैसे खुद खुद के इंसान ना पानी डालता है, देखे होगे, यूट्यूब पर सर्च करोगे ड्रिप सिंचाई क्या होता है तो आपको मिल जाएगा। कहोगे ठीक है सर। मानव भूगोल की प्रकृति, है ना, माने मानव भूगोल एक्चुअली में है कैसा, देखते हैं, ध्यान से देखना। मानव भूगोल का प्राकृतिकरण यानी मानव का प्राकृतिकरण, यानी मानव जब अपने आप को नेचर यानी कि प्रकृति के अनुसार ढाल लेता है। देखो ध्यान से समझना, जब आदमी के पास कोई मशीन या साधन नहीं थे, पहले जमाना के इंसान को अज्यूम करो, अपने दादा दादी को समझो कि वो मानव का प्राकृतिकरण में जी रहे थे। मतलब पहले के जमाने के जो लोग थे वो प्रकृति के हिसाब से ढलते थे, जहाँ नदी होती थी बस जाना, पानी की व्यवस्था जहाँ हो वहां बसना। कहोगे हाजी सर। तो वही कह रहे कि जब आदमी के पास कोई मशीन नहीं था या साधन नहीं थे, तब वह पूरे तरीके से प्रकृति के अनुसार यानी कि हिसाब से जीता था। तो मानव का प्राकृतिकरण हो गया। मानव का प्राकृतिकरण यानी मानव यानी मनुष्य प्रकृति के अनुसार अपनी जिंदगी को जीता था। जैसे आदि मानव, पहले इंसान जंगलों में रहते थे, पहले आदि मानव या इंसान को आदि मानव ही कह दिया गया है। कहोगे हाजी सर। तो जंगलों में रहते थे, बारिश गर्मी ठंड जैसी चीजों से डरते थे, सूरज नदी पहाड़ों की पूजा करते थे क्योंकि वे समझते थे कि यही उनके जीवन का आधार है। सूरज भगवान से उनको रोशनी मिल जा रहा है तो इनकी पूजा करते थे, नदियों से इनको पानी मिल रहा है तो उनकी पूजा करने लगे, पहाड़ों की पूजा करने लगे, वहां रहने का व्यवस्था मिलता था, फल फूल रहते थे, गुफाओं में केव में रहते थे। कहोगे हाँ जी सर। तो लोग जैसे पहले रहते थे, नेचर उनको मदद करता था नेचर के अनुसार, तो नेचर को भगवान मानते थे, पूजा पाठ करते थे। तो मानव का प्राकृतिकरण है। अगला है प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण समझ रहे हो, ध्यान से देखना। जैसे जैसे आदमी ने औजार मशीन और विज्ञान में तरक्की की, मतलब जैसे जैसे इंसान, जैसे अब हम लोग को अज्यूम करो आज के जमाने को, मानव का प्राकृतिकरण जब मैं पढ़ाया पीछे, तो तुमने दादा दादी को अज्यूम करा, पहले के जमाने के लोगों को। अब प्रकृति का मानवीकरण है, उसका उल्टा। तो अब तुम हम लोगों को अज्यूम करो, अपने आप को अज्यूम करो, मानो कि जैसे जैसे आदमी ने औजार बनाया, मशीन बनाया, विज्ञान में तरक्की करा, विकास करा, उसने धरती पर अपनी सुविधा के अनुसार काम करवाना शुरू कर दिया। जो भी साधन हो सकता है इंसान ने वो किया। अब कहोगे ठीक है। तो ये क्या है, प्रकृति का मानवीकरण है। ठीक है, कहोगे समझ में आ गया सर। पहले के जमाना को बोलेंगे हम मानव का प्राकृतिकरण, आज के जमाने के लोगों को प्रकृति का मानवीकरण बोलेंगे। तो समझ में आपको आसानी से आ गया होगा।
जैसे गर्मी लगे तो एसी चला लिया आज का आदमी कूलर चला लिया, पहाड़ काटकर सड़कें बना दी, नदियों पर बांध बना दिया। कहोगे हाजी सर थे, आजकल के जमाने के लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर दिए, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर दिए। तो टॉपिक अच्छे से हमें समझ में आ गया कि प्राकृतिकरण है ना, भूगोल का प्राकृतिक, है ना, ये टॉपिक आपने अच्छे तरीके से समझा। मानव भूगोल की दो बड़ी विचारधाराएं थी। मानव भूगोल यानी मनुष्य से संबंधित दो विचारधाराएं थी। कौन कौन थी? पर्यावरणीय निश्चयवाद और दूसरा संभववादी विचारधारा। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे पर्यावरणीय निश्चयवाद है क्या। अच्छे से समझना, मजा आ जाएगा, बिल्कुल फील आ जाएगा। रे लाडले ध्यान से देखो, यह विचारधारा कहती है कि प्रकृति ही इंसान की जिंदगी और कामकाज को तय करती है। यानी कि पर्यावरण, पर्यावरण का मतलब ही होता है प्रकृति, जहाँ पेड़ पौधे हो, वन हो, जंगल हो, ये पर्यावरण है। कहोगे हाँ जी सर, इतना तो आपको पता है। कहोगे हाँ। तो पर्यावरणीय निश्चयवाद में क्या होगा? अरे मनुष्य को प्रकृति से मदद मिलती होगी। कहोगे हाँ। यह विचारधारा कहती है कि प्रकृति ही इंसान की जिंदगी और उसके कामकाज को तय करती है। तो बिल्कुल सही कर रहा है, प्रकृति तो तय करती थी ना, इंसान पहले कहाँ रहेगा, पानी जहाँ मिलेगा, जहाँ अच्छा जगह रहेगा, जहाँ मतलब सुविधा रहेगा हर चीज का। कहोगे हाँ सर। मतलब इंसान प्रकृति के अनुसार ही जीता है, वह उससे बदल नहीं सकता। इंसान चाहे कुछ भी कर ले, धरती, मौसम, जमीन, नदियां आदि जैसे वही करेगी वैसा ही रहेगा इंसान। यानी ये सब मौसम जैसा रहेगा वैसा इंसान को ढलना होगा, धरती जैसी रहेगी उसी पर इंसान रह सकता है। तो ये पर्यावरणीय निश्चयवाद के अंदर आ गया। ठीक है, इसके समर्थक कौन थे? एलएनसी सैंपल। यानी कि एलएनसी सैंपल जो थे, ध्यान से समझना, ये जो एलएनसी सैंपल जो थे ये कहते थे हाँ पर्यावरण बिल्कुल सही कह रहा है, जो पर्यावरण निश्चयवाद है ये बिल्कुल सही है अपने आप में, क्योंकि लोग प्रकृति के अनुसार ही अपनी जिंदगी को ढालते थे। तो ये तो हो गया पहला, आपको समझ में आ गया। इसके समर्थक कौन थे पूछ देगा कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के समर्थक कौन थे, तो आपके सामने ऑप्शन रहेगा एलएनसी सैंपल या हम्बोल्ट। ये सबका नाम याद होना चाहिए। ऑप्शन में कोई का नाम आएगा, समझो एक कोई का नाम आएगा, चाहे तीनों अलग अलग किसी का नाम डाल देगा। तो इसके पर्यावरणीय निश्चयवाद के समर्थक थे एलएनसी सैंपल, हम्बोल्ट, रेडजेल भी थे, फ्रेडरिक रेडजेल भी थे, मतलब इनका पूरा नाम है। रेडजेल भी पर्यावरणीय निश्चयवाद के समर्थक थे। पहला तो समर्थक एलएनसी सैंपल थे, दूसरा रेडजेल थे। रेडजेल ने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी, यानी मतलब पर्यावरण के बारे में इन्होंने बताया था, प्रकृति के बारे में बताया था। कौन? रेडजेल ने। और रेडजेल पर्यावरण निश्चयवाद को समर्थक, मतलब इसके हाँ में हाँ मिलाते थे। फ्रेडरिक रेडजेल इनका पूरा नाम है। शिष्या छात्रा का नाम था कुमारी एलन सैंपल, याद रख लेना। ठीक है, ये जो एलएनसी सैंपल हैं और हम्बोल्ट हैं और फ्रेडरिक रेडजेल हैं, ये मतलब पर्यावरणीय निश्चयवाद के समर्थक थे। और फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या का नाम था कुमारी एलन सैंपल। अच्छे से याद कर लेना। कहोगे हाँ हाँ इतना हमें याद हो गया। दूसरा हमारे पास है संभववादी विचारधारा। इस संभववादी विचारधारा क्या है लाडले, जरा बताओ। देखो एक चीज मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि हम टाइम वेस्ट नहीं करते, हम आज तक टाइम वेस्ट करने वाली बातें नहीं करते। अगर आप इस चैनल से जुड़ोगे तो आपका जो सब्जेक्ट है सब अच्छे से आप कवर कर लोगे, हर चीज आपको समझ में आ जाएगा, हर चीज का आपको डेफिनेशन मिलेगा, हर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मिलेगा, उसका ऑब्जेक्टिव मिलेगा। आप यूट्यूब से पढ़ के मचा सकते हो, क्योंकि मैं केवल वन शॉट कराता हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे नहीं करके पढ़ाता, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। एक वीडियोस देखो, मचा डालो अपने बोर्ड एग्जाम में। क्या बोलते हो? माँ बाप का नाम रोशन करना है, मैंने ठाना है, तुम भी ठानो, अपने आप को तुम भी जानो। और तुम्हें क्या लगता है मेरे भाई कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तो तुम अपने आप को एक लापड़ मारो और कहो कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। संभववादी विचारधारा क्या है, जरा इसको समझते हैं, ध्यान से देखना। संभववादी विचारधारा, इस विचारधारा में कहा गया है कि इंसान अपने दिमाग, मेहनत और मशीन की मदद से धरती और प्रकृति को अपने काम के अनुसार बदल सकता है। यानी नेचर को बदल सकता है अपने काम काज के अनुसार। यहाँ हमें काम करना, हम खुदाई करके इनार बना देंगे, नदियां बना देंगे, घर बना देंगे। यानी प्रकृति के साथ इंसान छेड़छाड़ करने लगा संभववादी विचारधारा में, मशीन वशीन बनाने लगा, मतलब तरक्की कर लिया। संभव है ना, तो संभववादी ये है। कहोगे ठीक है सर, समझ गए, है ना। मतलब धरती ने संसाधन दिए हैं लेकिन इंसान उन्हें अपने उपयोग के अनुसार बना लेता है। ठीक है,
इंसान प्रकृति का मालिक बन सकता है। अब आज के जमाने का इंसान प्रकृति का मालिक बन सकता है, ऐसी ऐसी चीजें बना रहा है, याद रख लेना। रेगिस्तान में पानी नहीं था भाई पहले, लेकिन इंसान ने नहरें बनाकर वहां खेती संभव कर ली। यह विचारधारा निश्चयवाद विचारधारा को पूरी तरह से अस्वीकार करता है ना। जिसे आपने ऊपर क्या पढ़ा था, विचारधारा निश्चयवाद विचारधारा ऊपर पढ़ा था ना, पर्यावरण निश्चयवाद। कहोगे हाँ हाँ सर, तो उसको पूरे तरीके से नकार देता है कौन, संभववादी विचारधारा। कहोगे ठीक है। संभववाद की विचारधारा में मानव यानी इंसान को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें इंसान को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है संभववादी विचारधारा में। और इसके ऊपर हमने पढ़ा था पर्यावरण, इसमें प्रकृति को सबसे इंपोर्टेंट माना गया है। कहोगे ठीक है सर, दोनों हमें समझ में अच्छे तरीके से आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रतिपादन की बात करते हैं तो लुसियन फ्रेबे, ठीक है, संभववाद विचारधारा के सबसे पहले प्रस्तुत यानी कि प्रतिपादन फ्रांसीसी इतिहासकार लुसियन फ्रेबे ने, ठीक है, किया था। मतलब अगर पूछ देगा कि संभववाद विचारधारा के समर्थक कौन है, तो बस याद रख लो लुसियन फ्रेबे, बस इतना नाम याद रख लो। उन्होंने अपनी पुस्तक जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में 1925 में बताया संभववादी विचारधारा प्रकृति के मानवीकरण से जुड़ी हुई है। बस याद रख लो कि अगर पूछेगा संभववादी विचारधारा के समर्थक कौन है, तो लुसियन फ्रेबे। लुसियन फ्रेबे ने एक किताब लिखी थी जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। कब लिखा था, 1925 में। बताया था इन्होंने किसके बारे में, संभववादी विचारधारा के बारे में, कि संभववादी विचारधारा प्रकृति के मानवीकरण से जुड़ी हुई है। ठीक है, मतलब मनुष्य इसमें जो चाहे प्रकृति के साथ वो कर सकता है। कहोगे ठीक है, समझ में आ गया होगा एक लाइन में। आगे है नवनिश्चयवाद, एक और है विचारधारा नवनिश्चयवाद। ये नवनिश्चयवाद क्या है समझो। इसको रुको और जाओ भी कहा गया है। तो पूछता है कि रुको और जाओ क्या है, ऑप्शन 4 को दे देगा, तो नवनिश्चयवाद है। ये क्या है, नवनिश्चयवाद है। नवनिश्चयवाद भूगोल में निश्चयवाद और संभववाद के बीच की विचारधारा है, मतलब दोनों के बीच की। जो ऊपर पढ़ा ना पर्यावरण और संभववाद, पर्यावरण को ही निश्चित विचारधारा कहा गया है। कहोगे ठीक है, तो उनके बीच वाला ये है। इसके अनुसार ना तो मानव पूरी तरह प्रकृति का गुलाम है, यानी कि निर्भर है, यानी व्यक्ति पूरे तरीके से प्रकृति पर निर्भर नहीं है। व्यक्ति पूरे तरीके से प्रकृति पर निर्भर नहीं है, ये नवनिश्चयवाद कहता है। ना ही प्रकृति पूरी तरह से नियंत्रण है, यानी काबू कर सकता है। यानी मनुष्य, समझो, यानी मनुष्य पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर नहीं है, और मनुष्य पूरे तरीके से, मतलब पूरे तरीके से प्रकृति को गुलाम भी नहीं बना सकता है। ठीक है, कंट्रोल में भी नहीं कर सकता है, काबू नहीं कर सकता है। ठीक है, मनुष्य प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए उस पर काम कर सकता है। केवल मनुष्य प्रकृति के नियम का पालन करते हुए प्रकृति के साथ थोड़ा मोड़ा छेड़खानी करके अपने काम को निकाल सकता है। मनुष्य पूरे तरीके से प्रकृति पर डिपेंड नहीं है। आज के मनुष्य की बात कर रहा है नवनिश्चयवाद। और ना मनुष्य प्रकृति को पूरे तरीके से काबू कर सकता है, केवल मनुष्य प्रकृति के हिसाब से अपने कामों को कर सकता है। तीनों पॉइंट याद हो गया होगा। जहां प्रकृति जाने की इजाजत देती है वहां मानव विकास कर सकता है, इसीलिए इसको कहा गया है जाने, यानी गो। ठीक है, और जहां प्रकृति रोक लेती है वहां संकेत देती है कि उसे रुकना पड़ता है। समझ में आ गया। अगर प्रकृति कह रही है यहां से तुम जाओ तो तुम जा सकते हो, लेकिन प्रकृति चाहे तो तुमको रोक के अपने पास ही रख सकती है। बहुत सारे फिल्मों में आपने देखा होगा, कोई अपने घर को छोड़ के चला जाता है कहीं दूसरी जगह रहने, लेकिन 2 साल 4 साल बाद फिर से आके अपने जगह पे रहने लगता है। मतलब प्रकृति उसको पकड़ के रखती है, रोक के रखती है, उसका कहीं पर भी मन नहीं लगता है। और किसी किसी को देखे होगे छोड़ के चला जाता है तो उस जगह पे कभी आता ही नहीं है। तो प्रकृति किसी को जाने भी देती है, किसी को रोक के भी रखती है। तो ऐसा एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको बताया जिंदगी को रख के इंसानों की। ठीक है, आदि मानव खेती नहीं जानता था इसलिए वह भूखा रहता था, बात सही है। ठीक है, फल फूल मिल गया वरना भूखे रहता था, जानवरों को मार के खा लिया वरना भूखे रहता था। समय के साथ उसने रासायनिक खाद यानी केमिकल खाद का उपयोग कर अधिक गहन खेती करना सीखा। यानी मनुष्य धीरे धीरे क्या करा, केमिकल का इस्तेमाल करने लगा, खाद्य पदार्थ, जिसे खाद कहते हो ना, आप देना है, छींटना है खेतों में, मिनरल्स छींटना है। तो वैसे व्यक्ति यूज किया और बहुत सारा खेती करना शुरू कर दिया, लेकिन इससे पर्यावरण खराब होने लगा था। ठीक है, अभी भी तो वही हो रहा है, पर्यावरण खराब ही हो रहा है, मनुष्य पूरा छिड़काव कर रहा है दवा हुआ। इसका समाधान क्या है कि इंसान को जैविक खेती करना चाहिए। मतलब
रासायनिक खेती नहीं करना चाहिए, रसायन केमिकल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इंसानों को, प्रकृति के नियमों के अनुसार खेती करना चाहिए। लेकिन इंसान थोड़ा मोड़ा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ी करता है और अपनी ज़िंदगी को सुगम बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए कहोगे हाजी सर, लेकिन दूसरे की ज़िंदगी तो खतरे में जाती है ना यार। थोड़ा मोड़ा तो पर्यावरण डैमेज हो रहा है तो इंसान भी डैमेज होगा ना यार। इंसान की ज़िंदगी तो कम होगी ना यार। जहाँ 80 साल जिंदा रहना था वहाँ 60 साल में इंसान मर जाता है। जहाँ 40 साल में बीमारी शुरू होना चाहिए वहाँ 10-15 साल में इंसान बीमारी पाल के रख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रकृति के साथ छेड़खानी ही तो है। कहोगे हाँ जी सर हम समझ रहे हैं। तो इंसान को कहीं ना कहीं जैविक खेती करना चाहिए था, जिसमें दवा हुआ नहीं छिड़का जाता है, प्रकृति के अनुसार खेती करना चाहिए था। अर्थात नव निश्चयवाद यह मानता है कि इंसान को प्रकृति की सीमा मर्यादा में रहकर ही विकास करना चाहिए। यानी नव निश्चयवाद कह रहा है कि इंसान को प्रकृति के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, प्रकृति के हिसाब से अपने आप को ग्रोथ करो, प्रकृति के सीमा में रहकर अपना विकास करो, अपने आप को आगे बढ़ाओ। लेकिन इंसान कहाँ मानने वाला है। सरकार को देख लो, जहां देखो तहां जंगलों की कटाई कर रही है। यह विचारधारा कहती है न दास बनो न मालिक, समझदारी से आगे बढ़ो। तुम पृथ्वी के ना गुलाम बनो और न पृथ्वी के मालिक बनने के बारे में सोचो। तुम प्रकृति के गुलाम मत बनो, न मतलब प्रकृति का मालिक बनने के बारे में सोचो। प्रकृति के अनुसार अपनी जिंदगी को समझो और आगे बढ़ो, ये नव निश्चयवाद कहता है। क्या मेरी बात समझ में आई लाडलो? ये सब पीडीएफ आपको मिलेगा, जब आप पढ़ोगे तो आपको मजा आ जाएगा। कुछ कुछ पीडीएफ मैं आप सभी के ऐप में फ्री कर देता हूँ, ठीक है, कुछ कुछ डलवा दूंगा बोल के ऐप डाउनलोड कर लेना। जो बच्चे हैं वह एक विकल्प ज्वाइन करो यार, अच्छे तरीके से पढ़ो, मस्त तरीके से पढ़ो यार, बिल्कुल मजा डालो। ऑफर मिला है 999 का बैच 699 कर दिया गया है, तो कुछ तो फायदा उठाओ लाडलो, ठीक है। चलो बाप, प्रमुख बिंदु के बारे में हम जानेंगे। बैच के बारे में अपने दोस्तों को बता देना, अच्छे तरीके से पढ़ाई 1 अगस्त से शुरू हो गई है, ठीक है। चलिए, प्रतिपादक, प्रमुख बिंदु है। प्रतिपादक कौन थे? ग्रिफ टेलर, ये अमेरिका के भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखा था? जियोग्राफी इन 20th सेंचुरी। ये किसे मानते थे? नव निश्चयवाद को, याद रख लेना, नव निश्चयवाद को मानते थे। कहोगे हाँ सर अभी जो हमने पढ़ा नव निश्चयवाद, अच्छे से लिख दूं क्या? नव निश्चयवाद, नव निश्चयवाद। कहोगे सर राइटिंग सुंदर बैठा, अरे सुंदर तो राइटिंग है मेरा, लेकिन मैं टाइम पास नहीं करना चाहता ना लाडले। तो ग्रिफ टेलर जो थे वो मानते थे इसको। ये अमेरिका के एक भूगोलवेत्ता थे, मतलब जियोग्राफी के बारे में बताते थे। इनकी पुस्तक थी जियोग्राफी इन 20th सेंचुरी। टेलर ने कहा था, यानी ग्रिफ टेलर ने कहा था, मानव किसी देश के विकास की गति को तेज, धीमा या रोक सकता है। अगर मानव चाहे तो अपने देश को आगे लेकर जा सकता है। अच्छा बिजनेस करेगा, अच्छा व्यवसाय करेगा, अपने आप को एजुकेटेड बनाएगा, नाम रोशन करेगा, इंटरनेशनल लेवल तक खेलेगा, या कोई बिजनेस करेगा, अव्वल दर्जा, पैसे ज़्यादा कमाएगा, सरकार को ज़्यादा टैक्स देगा तो सरकार आगे बढ़ेगा, डेवलप होगा। तो मनुष्य चाहेगा तो सरकार को आगे बढ़ा देगा या उसकी गति धीमी कर देगा, विकास की जो गति है, बढ़ाने की जो गति है ना, या रोक भी सकता है। वह प्रकृति के द्वारा बताई गई दिशा में नहीं हट सकता है, ठीक है। चलो, अब हमें यहाँ से जानना है मानव भूगोल। अभी तक हम भौतिक भूगोल के बारे में जान रहे थे, अच्छे तरीके से हमने सारी चीज़ों को कवर करा मेरे लाडलो। कहोगे हाजी सर प्रकृति के बारे में सब आपने अच्छे तरीके से बताया। अब थोड़ा मानव के ऊपर हम लोग पढ़ाई करेंगे, चर्चा करेंगे अच्छे तरीके से, मस्त तरीके से, फंटास्टिक तरीके से। तो रेटजेल के अनुसार, ध्यान से देखना, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है। यानी मानव भूगोल जो है, ध्यान समझना, रेटजेल के अनुसार, यानी मानव भूगोल रेटजेल के अनुसार कैसा है? बहुत बहुत भूगोल बताए थे उन्होंने, अलग अलग तरीके से भूगोल को बताया है, मानव भूगोल को। तो पहला, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है। हाँ ठीक है, रेटजेल के अनुसार। धरातल का मतलब होता है पहाड़, मैदान, नदी, जंगल, रेगिस्तान। कहोगे ठीक है, मतलब मानव भूगोल की परिभाषा, तो मानव भूगोल तो है, लेकिन बता रहा है कि मानव कैसे जुड़ा है प्रकृति से, और पूरा का पूरा जियोग्राफी जो है वो किस तरह का अध्ययन है, यहाँ ये समझाना चाहता है, ठीक है। ठीक है, अब मानव समाज का मतलब क्या है? लोग, उनकी बस्तियां, खेती, शहर, संस्कृति, है ना। तो ये मानव से संबंधित सारी चीजें हैं। ये धरातल यानी कि धरती से संबंधित सारी चीजें हैं। कहोगे ठीक है। तो रेटजेल के अनुसार ये चीज थी। तो रेटजेल के अनुसार कह रहा है मानव भूगोल हो, चाहे मानव समाज हो, चाहे धरातल हो, इन सब का एक संबंध अध्ययन है जो कि भूगोल कहलाता है। एलएनसी सैंपल के अनुसार भी कुछ चीजें थी।
मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। एलएनसी सैंपल ने क्या कहा? एलएनसी सैंपल ने क्या कहा बताओ? जो फ्रेडरिक रेडजेल की ये शिष्या है, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, यानी पृथ्वी तो अस्थिर है ना, एक जगह है, क्रियाशील मानव इंसान अपने आप को विकसित करता है, कहीं ना कहीं काम करते रहता है, इन दोनों के बीच के परिवर्तनशील संबंध, यानी प्रकृति और मनुष्य के बीच संबंध जो बदलते रहते हैं, उसका ही अध्ययन है। धरती स्थिर नहीं है, यानी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है धरती, कहीं बाढ़ आ जाता है, कहीं सुखाड़ आ जाता है, कहीं पेड़ कट रहे हैं, कहीं ज्यादा पेड़ हैं, तो धरती एक जैसी नहीं है। उसका मौसम भी बदलते रहता है, भूकंप आता है, मौसम बदलता है, नदियां रास्ता बदलती है, जंगल कटते हैं। फिर कहते हैं कि धरती तो अस्थिर नहीं है, मतलब धरती तो एक जैसी नहीं है। एलन सैंपल फिर कहती हैं कि इंसान भी तो स्थिर नहीं है, वह खेती करता है, शहर बसाता है, सड़कें बनाता है, उद्योग लगता है। जब दोनों लगातार बदलते रहते हैं तो उनकी रिश्ते भी बदलते रहते हैं। इसलिए एलएनसी सैंपल ने कहा कि मानव भूगोल और मतलब क्रियाशील मानव हो और चाहे मानव भूगोल हो, ये दोनों के जो संबंध है वो बदलते रहते हैं। कहोगे ठीक है? अब ध्यान से समझना मानव भूगोल की परिभाषा। वैसे तो आपको याद है, मैं 2 क्वेश्चन आंसर में मैं करा दूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन अभी हम रेडजेल के अनुसार भूगोल को समझेंगे। कहोगे ठीक है? ध्यान देना, रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है। यानी रेडजेल ने कहा कि मानव भूगोल यानी कि मानव या मानव समाज या धरातल, इन तीनों के बीच में जो संबंध है ना, वही भूगोल है। जैसे धरातल का मतलब पहाड़, मैदान, नदी, जंगल, रेगिस्तान, और मानव समाज का मतलब हो गया लोग, उसकी बस्तियां, खेती, शहर और संस्कृति। यानी इन दोनों के बीच में जो संबंध है वही तो भूगोल है। मानव भूगोल यह देखता है कि धरती की बनावट, आकार, प्रकार इंसानों के जीवन को कैसे प्रभावित करती है। तो कहीं ना कहीं मानव भूगोल क्या है कि इन दोनों के बीच में संबंध कैसा है, ये मानव भूगोल के अंतराल में आता है। तो इन्होंने रेडजेल ने कहा था, ये छोटा सा चीज है, ज्यादा इस पर जोड़ नहीं देना है, समझ में आपको आ गया होगा। लेकिन रेडजेल की जो शिष्या थी, जो थी कुमारी एलन सैंपल, ये एलन सी सैंपल है या दूसरे कोई है? ठीक है, कुमारी एलन सैंपल नहीं है, एलन सी सैंपल है। कहोगे ठीक है? मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी क्रियाशील मानव, यानी कि मानव भूगोल क्या है? स्थिर पृथ्वी, यानी पृथ्वी भी बदलती रहती है, उसका मतलब हो गया स्थिर का मतलब। क्रियाशील मानव, यानी कि मानव भी कुछ ना कुछ करता रहता है, तो मानव भी कुछ ना कुछ बदलाव करता है। इनके बीच में जो परिवर्तन होते रहते हैं, इन दोनों के बीच में संबंध, यानी पृथ्वी और मानव के बीच में जो संबंध है वो दोनों बदलते रहते हैं, उसी का तो अध्ययन भूगोल है। एलएनसी सैंपल ने कहा जैसे धरती स्थिर नहीं है, इन्होंने कहा धरती स्थिर नहीं है। कैसे? मतलब धरती एक जैसी नहीं रहती है, भूकंप आता है, मौसम बदलता है, नदियां रास्ता बदलती हैं, जंगल कटते हैं, तो धरती कहीं ना कहीं बदलती रह रही है। फिर उन्होंने कहा एलएनसी सैंपल ने इंसान भी स्थिर नहीं है, मतलब इंसान भी बदलता रहता है। कैसे? वह खेती करता है, शहर बसाता है, सड़कें बनाता है, उद्योग लगाता है, मतलब बिजनेस वगैरह करता है, टेक्नोलॉजी लगाता है, मशीन उशीन लगा के इस्तेमाल करता है, उद्योग लगाने का मतलब। तो जब दोनों लगातार बदलते रहते हैं तो उनका रिश्ता भी तो बदलते रहता है। ये बात एलएनसी सैंपल ने कहा। पृथ्वी और मानव के बीच में जो संबंध है वो कैसा है? क्रियाशील है, मतलब सॉरी परिवर्तनशील है, मतलब बदलते रहता है। आपने देख लिया कैसे? कहोगे हाँ सर हमें समझ में आ गया, और इन्हीं बदलते संबंधों को समझना ही मानव भूगोल है। कहोगे ठीक है? एक और इंसान आया, पॉल विडाल डिला ब्लास, इसका नाम देख रहे हो, पॉल विडाल डिला ब्लास। वैसे आपके ये सिलेबस में नहीं है तो मैं आपको ये नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो अगर आपको नॉलेज चाहिए तब। मानव भूगोल की नवीन विचारधाराएं, नवीन का मतलब नया नया विचारधारा। अब मानव है भैया, कोई तो विचारधारा अपनाएगा मतलब कोई ना कोई बात तो अपनाएगा ना। कहोगे ठीक है सर, तो अच्छे तरीके से देखते हैं, ध्यान से आ जाइए, इसको समझने का पूरा प्रयास करते हैं स्वीट लेवल से। मजा आ रहा है? अभी तक 30-35 मिनट का लेक्चर हुआ है, यकीन है कि आप टिके हुए हो एंड आपको मजा आ रहा है भाई हर चीज को समझने में। यही है एक विकल्प का पावर, और यही है एक विकल्प की खासियत कि आपको जोड़ के रखता है, आपको हमारे पास एकदम चिपका के रखता है। आप लेक्चर देखते हो, आपको मजा आता है, हर चीज समझ में आता है। तो यही तो आपके भैया का कमाल है कि भैया ने जो चीज बनाया और जो एम्बिशन लेकर यहाँ खड़ा हुआ है, वो सारी चीजें आप सबको देने का वादा रखता है भाई।
ठीक है, और दावा भी करता है, वो पूरा भी करता है। तो आइए मानव भूगोल की नवीन विचारधारा को देखते हैं। सबसे पहला विचारधारा था कल्याण, है ना, परख विचारधारा। ये क्या है भैया? कल्याण परक विचारधारा क्या है? यह विचारधारा कहती है कि भूगोल का असली मकसद समाज में लोगों का भला करना है। यानी कल्याण परक विचारधारा कहता है इसका मेन मकसद है कि लोगों की भलाई करना। कहोगे समझ में आ गया सर। इसमें गरीबी कम करना, मतलब कल्याण परक विचारधारा कहता है कि पहले गरीबी कम करो, सबका इलाज होके, सबको शिक्षा देना, अच्छा जीवन और पर्यावरण बनाए रखना सबसे जरूरी माना जाता है। तो ये मानव भूगोल का नया विचारधारा है। मानव ने नई तरीके से अपनी जिंदगी को रखा है सबके सामने, और सबको ऐसा करना है कि गरीबी कम करना है, हेल्थ अच्छा रखना है, शिक्षा सबको मिलना चाहिए, इंसान का जो पर्यावरण मतलब अपने आसपास के पर्यावरण को सही रखना है। यही विचारधारा सामाजिक प्रगति यानी समाज के विकास से जुड़ी हुई है। यानी कल्याण परक विचारधारा कहीं ना कहीं मनुष्य के विकास से जुड़ी हुई है। अगला है मानवतावादी विचारधारा। ये क्या है? पहाड़, नदियां और मौसम का अध्ययन नहीं है। मतलब भूगोल जो है वो नदी, पहाड़, मौसम का केवल अध्ययन नहीं है, मतलब पढ़ाई नहीं है कि हम केवल मौसम के बारे में, नदी के बारे में, पहाड़ के बारे में जानेंगे, ना ना ना, बल्कि यह भी समझना है कि मनुष्य किसी स्थान को कैसे सोचता है। अगर कोई भी इंसान कोई जगह पर है, उस जगह के बारे में कैसे सोचता है, कैसे महसूस करता है, कैसे अनुभव करता है, भूगोल ये भी है कि अगर मनुष्य कहीं रहता है तो उसके बारे में वो क्या सोचता है, ठीक है, क्या महसूस करता है, क्या अनुभव करता है, ये सब। उदाहरण के रूप में हम अपना घर विशेष मानते हैं, जैसे वही कह रहे हैं कि अपने घर हमें खास लगते हैं, यानी विशेष लगते हैं, पर दूसरे के लिए वह सिर्फ एक मकान होता है। तो इंसान कहीं ना कहीं अपने बारे में अच्छा सोचता है, दूसरे के बारे में खराब सोचता है। तो गया सर आप अरे चलो ये बात हटाते हैं। तो इंसान अपने घर को अच्छा मानता है, कहोगे ठीक है। उदाहरण के रूप में देखते हैं, किसी के लिए आस्था यानी भक्ति का केंद्र होता है उसका जो घर होता है, या मान लो मंदिर है कोई तो उसके लिए वो आस्था का जगह है। किसी के लिए घूमने यानी पर्यटन का वो जगह हो सकता है। कहोगे हाँ जी सर, जैसे बोध गया आप चले जाओ तो वहाँ किसी के लिए वो आस्था का जगह है, पूजा पाठ कोई करता है वहाँ रह के, कोई केवल घूमने के लिए जाता है। एक जगह दो मायने रखते हैं। कहोगे हाँ जी सर। निष्कर्ष क्या है? मानवतावादी विचारधारा भूगोल को मनुष्य की भावनाओं, सोच और अनुभव से जोड़कर समझाती है। तो मानवतावादी विचारधारा क्या है कि इंसान के भावना, विचार, इन सब चीजों के बारे में बताती है। और पहला पढ़ा था कल्याण परक विचारधारा, जिसमें मनुष्य की गरीबी को कम करना, उसके शिक्षा पे ध्यान देना, स्वास्थ्य पे ध्यान देना, उस पर ज्यादा फोकस करती है। कहोगे हाँ सर, दोनों याद हो गया। तो मेरे पास पढ़ोगे तो आपको प्यार हो जाएगा पढ़ाई से लाडले, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, मोहब्बत से पढ़ना, इकरार से पढ़ना है, मजा आएगा तो बहुत प्यार से पढ़ना है, और लगे कि मुझसे जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता तो एक बार फिर से आवाज लगानी है और फिर से करना है। ठीक है, चलो अमूलवादी विचारधारा को हम लोग देखते हैं। एक क्या है? तीसरा, दो वो आपने देख लिया है। अमूलवादी विचारधारा भूगोल को समाज में मौजूद असमानता यानी जो अंतर है ना दो लोगों के बीच में, ठीक है, अन्याय को समझने के लिए इस्तेमाल करती है। ये जो अमूलवादी विचारधारा है ये कह रहा है कि जो समाज है हमारा, जहाँ पर हम रहते हैं, तो लोगों में असमानता है, मतलब कोई बड़ा है कोई छोटा है, किसी को लोग रिस्पेक्ट देता है किसी को नहीं देता है, कोई ऊंच जाती है कोई नीच जाती है। तो सब जो समानता, असमानता है, इसको न्याय के रूप में देखता है, लोगों को समझाने में मदद करता है, भाई ऐसा बिहेव मत करो, समान बर्ताव करो। ये हमें अमूलवादी विचारधारा बताता है। बड़े शहर में एक तरफ ऊंची इमारतें होती हैं बड़े बड़े शहरों में, दूसरी तरफ झुग्गी मतलब झोपड़ी वगैरह होती है, बस्ती होती है। कुछ राज्यों में उद्योग ज्यादा होते हैं, मतलब आपको बहुत ज्यादा जॉब वगैरह मिलते हैं, कुछ जगह बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। यह विचारधारा इन अंतर, असमानता को समझने में, उन्हें बदलने में मदद करती है। यानी अमूलतावादी कहते हैं कि बराबर रहो ना यार, किसी का एक बिल्डिंग है तो किसी का एक झोपड़ी है, बिल्डिंग वाले झोपड़ी वाले की थोड़ा मदद करो, तो ये अमूलतावादी है। ठीक है, कहोगे ठीक है सर। यह विचारधारा इन अंतर को समझने और उन्हें बदलने में मदद करती है। यह मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित है। ये मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित है। मार्क्सवादी भी तो बराबरी के लिए ही है कि भैया ये भेदभाव वगैरह सब खत्म करो, बराबर में रहो, ये सब चीजें। कहोगे ठीक है। चौथा है व्यवहारवादी विचारधारा। ये व्यवहारवादी विचारधारा क्या है लाडले?
इस विचारधारा में यह समझा जाता है कि लोग किसी स्थान या परिस्थिति में कैसे सोचते हैं। जो लोग हैं वो कोई भी स्थान या कोई भी परिस्थिति में कैसे सोचते हैं और उसी सोच के आधार पर कैसे निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो व्यवहारवादी विचारधारा क्या है, इसमें जो इंसान है ये समझता है कि उसकी परिस्थिति कैसी है और उसमें डिसीजन कैसा लेता है, निर्णय कैसे लेता है, सोचता कैसे है, ये व्यवहारवादी विचारधारा के अंदर में आता है। याद रख लेना। और हर इंसान एक ही परिस्थिति में अलग अलग निर्णय ले सकता है। जैसे अभी मेरे पास 10 रुपया है, आपके पास 10 रुपया है, दोनों को भूख लगा है, आप कुछ और खरीद के खा लोगे, हम कुछ और खरीद के खा लेंगे। समझ रहे हो, हम लड़ रहे हैं अपने भाई से, तुम उधर अपने भाई से लड़ रहे हो, एक ही तरह का सिचुएशन है दोनों तरफ। मैंने अपने भाई को माफ कर दिया, एक दो लाठी खा लिया, दो चार गाली खा ली, फिर गले लगा लिया। आपने उधर दो चार गाली खा ली, दो लाठी खा ली, अपने भाई को 5-6 लाठी दे दी, 20-30 गालियां दे दी, मतलब आपने अलग निर्णय ले लिया। तो दोनों तरफ एक ही सिचुएशन था, लाडले, बट आपने अलग रिएक्ट करा, मैंने अलग रिएक्ट करा। अच्छा चलो ये भी हटा देते हैं, मतलब मान लो तुमने माफ कर दिया, गले लगा लिया अपने भाई को, हमने 10 डंडे लगा दिए, हमने गाली दे दी, अब ठीक हो? कहोगे हाँ सर अब ठीक है। मतलब हर चीज में मेरे को पूरा बोलना है तुम लोगों को, है रे? उदाहरण देख लो, ठीक है, कोई शहर में नौकरी करने चला जाता है, कोई गांव में ही रह जाता है, खेती करने लगता है। हर जगह वही होती है, मतलब जगह तो वही होती है, लेकिन सोच और निर्णय अलग अलग हो जाता है। वही चीज है कि कोई इंसान शहर जाके बसता है, कोई गांव में रहता है, ठीक है, तो एक तरह की सिचुएशन होती है, डिसीजन अलग अलग हो जाते हैं। क्या लगता है? चलो कोई नहीं, मजा आ रहा होगा भाई, मजे ही आने चाहिए। अगला है कि मानव भूगोल के विकास की अवस्थाएं। मानव भूगोल की विकास की अवस्थाएं, ध्यान से देखना। तो मानव जो है उसने कैसे विकास करा, उसकी अवस्थाएं कैसी हैं। तो मानव भूगोल बहुत पुराना है, यानी मानव के बारे में हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। भूगोल भी तो बहुत पुराना है, जियोग्राफी भी तो बहुत पहले से बताई जा रही है, कहोगे हाजी सर। लेकिन 15वीं शताब्दी के बाद इसकी जरूरत ज़्यादा बढ़ी, यानी जियोग्राफी की जरूरत बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, यानी पर्यावरण, मानव, इन सब को दूसरे जनरेशन को बताना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाने लगा। जैसे हम अगर अपने बेटे को ये सब नहीं समझाएंगे कि प्रकृति क्या है, बेटा उसके साथ कैसे आपको बिहेव करना है, लाइक ये सब तो जरूरी है ना बताना, कहोगे हाँ जी सर। तो वही कह रहा है कि मानव भूगोल बहुत पुराना है, लेकिन 15वीं शताब्दी के बाद इसकी जरूरत बढ़ी, जब यूरोप के नाविक जैसे और नई जगहों की खोज करने लगे। मतलब जब यूरोप के जो नाविक थे, जो नाव चलाने वाले थे, वो नई नई जगह की खोज करने लगे, तब दुनिया को जानने और समझने को जरूरत बढ़ गई। इसी से मानव भूगोल का विकास शुरू हो गया। मतलब 15वीं शताब्दी के अनुसार, जैसे मान लो यहाँ पर कोई लोग रहते थे गांव घर में, इधर मान लो समुद्री एरिया है, समुद्र की इस पलाटे भी गांव घर है, कुछ लोग रहते हैं, तो इधर के लोगों ने सोचा कि भाई इतनी में दुनिया है, अब कोई धर नहीं रहता होगा। लेकिन जो नाव चलाते थे, तो जब समुद्र को पार किए, चाहे मान लो नदी को पार किए, तो उन्होंने देखा कि और भी जगह है, और जगह भी आदमी रहते हैं। तो इस तरह से आदमी ने आदमी को जानना शुरू कर दिया। अब समझ रहे हो तुम? तो भूगोल की जरूरत पड़ गई, यानी इंसानों की जरूरत पड़ने लगी, फिर धीरे धीरे भूगोल और भी ज्यादा बड़ा होता गया, मतलब विकसित होता गया, यानी भूगोल के बारे में और जानकारी इकट्ठी लोगों ने करना शुरू कर दिया। किताब के द्वारा, ग्रंथ के द्वारा लिख के बताने लगे लोग, नक्शा के द्वारा, है ना, चिन्ह के द्वारा लिख लिख के ऐसे ऐसे करके। कहोगे हाँ सर हम समझ रहे हैं, है ना, उतना आप डिटेल में मत जाओ। अब देखो, अब तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया है। यहाँ से दे रहा है कि आरंभिक उपनिवेश काल 15वीं से 17वीं शताब्दी तक क्या क्या हुआ था। मतलब 1500 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक क्या क्या हुआ था 200 साल के अंदर में। तो नई नई जगहों की खोज हो गई थी, देशों, लोगों और संसाधनों का वर्णन यानी जानकारी देना, है ना, शुरू कर दिया गया। देश के बारे में, लोगों के बारे में, संसाधन के बारे में लोगों को जानकारी मिलने लगी। लोगों ने एक दूसरे को जानकारी देना शुरू कर दिया था 15वीं से 17वीं शताब्दी के अनुसार। इस समय भूगोल की खोज और विवरण, अन्वेष और जानकारी देना, मतलब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह के बारे में जानकारी मिलना शुरू हो गया। प्रकृति के बारे में लोग अच्छे तरह से जानने लगे, कौन फल अच्छा है, कौन खराब है, किसे मार कर खाना चाहिए, कौन जानवर को नहीं मारना चाहिए। तो ऐसे ऐसे करके जियोग्राफी विकसित होते चला गया, यानी मानव और प्रकृति के बीच में संबंध अच्छा होते चला गया और अच्छे तरीके से लोग अपने आप को जानने लगे। तो इस तरीके से कर रहा है। अगला कह रहा है कि उत्तर उपनिवेश काल, यानी 18वीं से 19वीं शताब्दी में क्या क्या हुआ था। तो अलग अलग क्षेत्रों का गहराई से, विस्तार से अध्ययन शुरू हुआ, मतलब अलग अलग क्षेत्र के बारे में लोग अच्छे तरीके से अध्ययन करने लगे, मतलब जानने के लिए इच्छुक होने लगे, ठीक है। और हर प्रदेश की खासियत यानी विशेषता बताई गई।
मतलब जगह का फिर नाम दे दिया गया था, तो हर प्रदेश का मतलब मान लो हम इस प्रदेश के हो गए, दूसरे प्रदेश के जो लोग हो गए, हाँ, देश नहीं प्रदेश, यानी विदेश की बात कर रहा है, इंटरनेशनल चले गए लोग, ठीक है। तो मतलब लोगों ने एक दूसरे देश के बारे में जानना शुरू कर दिया था 18वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान। इस समय भूगोल यानी प्रादेशिक विश्लेषण क्षेत्र के अनुसार अध्ययन, लोगों ने, है ना, प्रादेशिक विश्लेषण यानी क्षेत्र के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, जो दूसरे देश के लोग हैं उनके बारे में जानना शुरू कर दिया 18वीं से 19वीं शताब्दी के अनुसार। अगला 1930 का दशक, जब 1930 ईस्वी था, अभी 70 मतलब 100 साल पहले की बात मैं बोल रहा हूँ, तो उस समय क्या क्या हुआ था, क्षेत्रों के बीच अंतर को समझने में जोर दिया गया। मतलब क्षेत्र में अंतर क्या है यार, भारत का क्षेत्र क्या है, पाकिस्तान का क्षेत्र क्या है, अमेरिका का क्षेत्र क्या है, तो क्षेत्रों को लोग अच्छे तरीके से जानने लगे, बांटने लगे कह सकते हो। यानी इस यानी यह देखा गया कि एक जगह दूसरी जगह से अलग क्यों है। इस समय भूगोल क्षेत्रीय विभेदन, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र क्यों अलग है, तो ये सब चीजें शुरू हो गई। 1950 से 60 का जो दशक था, उस समय क्या हुआ, स्थानों के बीच संबंध, व्यापार परिवहन को समझा गया, यानी एक जगह से दूसरे जगह लोग जाने लगे, बिजनेस करने लगे, व्यापार करने लगे। इस समय भूगोल स्थानांतरित संगठन, यानी स्थान आपस में कैसे जुड़े हैं, ये सब चीजों के बारे में जानकारी लोगों को मिलने लगा। 1970 के दशक में नई विचारधाराएं आई, मतलब मानव ने अलग अलग, है ना, नियम को अपनाया, अलग अलग नियम बनाया, विचारधाराएं बनाई, मानवतावादी, अमूलवादी, व्यवहारवादी, ये सब बनाया, है ना। अब भूगोल में मनुष्य की खोज, व्यवहार और समाज से ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। जब भूगोल में मनुष्य की सोच, व्यवहार और समाज, मतलब वही बात फिर कर दिया कि भूगोल में, है ना, मनुष्य की सोच पे ध्यान दिया जाने लगा, उसके व्यवहार पे ध्यान दिया जाने लगा, समाज पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा, लोग कैसे पहनेंगे, कैसे बात करेंगे, सब पे ज्यादा फोकस किया जाने लगा। 1990 के बाद उत्तर आधुनिकवाद आया, है ना। अब यह माना गया कि एक ही सच नहीं होता है, बल्कि अलग अलग लोगों के अलग अलग समझ, नजरिया भी हो सकते हैं, इसे एक तरह का सिचुएशन है, ठीक है। तो आप अलग तरीके से उसका हल निकालोगे, हम अलग तरीके से हल निकालेंगे, तो लोगों को ये भी समझ में आ गया कि एक तरह के सिचुएशन को अलग अलग तरीके से लोग रखते हैं और सबका बात सही हो सकता है ना। तो इस तरीके से आपका चैप्टर 1 खत्म हो गया मेरे भाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, आप चैप्टर में मजा आ गया होगा। लास्ट में ये सब चीज़ें जरूरी नहीं थी जो मैंने आपको बताई, मैंने पहले ही कहा, ये सब चीज़ें जो है बस आपको समझने के लिए, कौन से दशक में क्या हुआ, ये सब मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा मेरे भाई। बेहतर तरीके से इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और हो सके तो हमारे बैचेस को जरूर लेना, 100 बैच को, ठीक है, इतना मात्र है। वीवीआई क्वेश्चन इतना मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर ये रहा, ऐप का नाम है एक विकल्प ये रहा, बस आप, ठीक है, अच्छे तरीके से मचा सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, अच्छे तरीके से पढ़िए, अच्छे तरीके से मचाइए। मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 में, बेस्ट ऑफ लक।